नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय थर्ड पर्सन रिव्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। थर्ड पर्सन रिव्यू चैनल ये ना तो राइटिस्ट है, ना तो लेफ्टिस्ट है, ना तो हम किसी एक की बाजू लेते हैं, ना किसी दूसरे की बाजू लेती है। एक मेरा परसेप्शन, मेरा एक किसी की चीज़ को देखने का तरीका मेरा अलग से होता है। मेरा मतलब जनरल पब्लिक का जो व्यू होता है कि उनको क्या लगता है, जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी कुछ घटनाएं होती है, उसके प्रति जनरल पब्लिक का देखने का तरीका क्या होता है, उस इसलिए थर्ड पर्सन रिव्यू चैनल मैंने ये बनाया है। ना तो मैं किसी मुझे ज़्यादा व्यूअर्स मिलना चाहिए या लाइक्स मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए, उसके भी चक्कर में नहीं है, या फिर यूट्यूब से कुछ कमाई हो जाए, कुछ अमाउंट मिलेगी, इसका भी कोई हमको चक्कर नहीं है, ये भी हमको कोई नहीं चाहिए। सिर्फ मैं इसलिए बनाता हूँ कि किसी भी इंसिडेंट्स को लोगों लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो जाए, या फिर लोगों का जो देखने का तरीका है किसी की तरफ से, उस हिसाब से बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। अ, तो पहले तो मैं जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं, छोटे-मोटे जितने भी हैं, वो सब सब्सक्राइबर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, मुझे वो पता भी नहीं होता है कि मतलब कैसे सब्सक्राइब बढ़ाया जाता है, कैसे लाइक्स होती है, कैसे शेयर्स करती है, मुझे नहीं पता। उतनी टेक्नोलॉजी में थोड़ा-सा कम हूँ। फिर भी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। और मेरी हिंदी बहुत अच्छी स्ट्रांग नहीं है, मैं तो मराठी स्पीकर हूँ। फिर भी लेकिन इमोशंस है, नो लैंग्वेज, इमोशंस को कोई लैंग्वेज नहीं होती। मैं कोशिश दिल से बताने की कोशिश करता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ। तो मराठी में क्यों नहीं बनाता हूँ कि हिंदी के सब लोग ज़्यादा सुनते हैं, सबके तरफ जाए, इसलिए मैं हिंदी में बनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मैं टोटली मराठी स्पीकर हूँ। फिर भी जो पहला तो मैं सब्सक्राइबर को मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कौन है, मुझे कौन सब्सक्राइब करता है। मैं बहुत बार मैंने निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिले नहीं। कैसे उनसे थैंक यू बोलना चाहिए, मतलब वो नाम ही नहीं पता है तो नंबर नहीं तो कैसे पता होना चाहिए, इसलिए मुझे नहीं पता कि उनको किस तरह से मतलब थैंक यू बोलूँ। फिर भी मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9594628394। मैं सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज लेता हूँ। अगर किसको अगर लगता है कि भाई मुझे हाय हेलो कर दीजिए, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, तो मैं आपको फिर मेरे दिल से मैं थैंक यू बोलने की कोशिश करता हूँ। इसलिए अगर कोई है तो मुझे इस पे मैसेज कर लीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे भी सब्सक्राइबर है। मुझे नहीं पता कि वो कौन कौन है, फिर भी सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेरे वीडियोस बहुत बड़े होते हैं, मुझे वो शॉर्ट्स में नहीं आता है, पूरे वो एक बार जो भी इंसिडेंट्स होता है पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे पूरे फुल वीडियोस देखते हैं उनका भी शुक्रिया, जो आधा देख के छोड़ देते हैं उनका भी शुक्रिया, जो सिर्फ टच करते हैं उनका भी शुक्रिया। शायद उनको लगता है कि उनके देखने से मेरे व्यूअर्स या लाइक्स या बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं उसके चक्कर में नहीं जाता हूँ, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब अभी अभी पहले क्लियर किया कि मुझे कोई कमाई विमाई के चक्कर में नहीं है, तो लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में नहीं है। लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो भी इंसिडेंट्स होते हैं। तो मेरे जो वीडियोस होते हैं बहुत मतलब स्टडी किए वाले होते हैं, बहुत पूरी रिसर्च करके मैं बनाता हूँ। सबका अलग-अलग राय देखे, सबका ये देखे, उसके बहुत सोच समझ के थोड़ा लेट वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए आप देख लीजिए, मेरे हर एक वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है लाइफ के लिए भी, आपके लिए भी और सबके लिए भी अच्छे होते हैं। कोशिश करता हूँ कि अच्छा कुछ निकले और लोगों को बताते जाऊँ। तो इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिए, जब टाइम मिले तब देखिए। ऐसा कुछ नहीं कि अब काम में सब बिजी होते, व्यस्त होते, जब टाइम मिले पूरा वीडियो देख लीजिए। हर एक वर्ड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑटोमेटिक निकलते हैं। बिकॉज मैं लिखा पढ़ी करके, राइटिंग में लिखे, पेपर लिखे नहीं बैठता हूँ, वो कंटिन्यूसली आते रहते हैं, तो फ्लुएंटली आते हैं। तो आप ज़रा पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है अच्छा, तो ही लोगों की तरफ वो क्या बोलते हैं शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइबर अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, आपका सबका स्वागत है। और मुझे उतना नहीं आता है, टेक्नोलॉजी नहीं आती, फिर भी मैं करते रहता हूँ। मैं सिर्फ थर्ड पर्सन रिव्यू चैनल का ऐसा नहीं है, मैं डॉक्टर भी हूँ और मैं एक एक्टर भी हूँ, लीड एक्टर हूँ। अभी मैंने ऑस्कर अवार्ड के लिए तब तक मेरी फिल्म गई है, और 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मेरे फिल्म को मिले। जो वो भी फिल्म ऐसी नहीं कि एंटरटेनिंग है,
वो सोशल फिल्म है, लोगों को मैसेज देने वाले है, ऑर्गन डोनेशन भी फिल्म है, बहुत अच्छी तरह से की वाली है। और बहुत ज़्यादा थिएटर में भी नहीं लगा है, अभी 2-3 थिएटर में, इंडिया में 2 थिएटर में और अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड के लिए थी, वहाँ पे लिए दिया था। मेरी अभी भी ये है कि सब लोगों को तरफ ही मेरा फ़िल्म चली जाए। ऑर्गन डोनेशन का लोगों को इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, कौन सी एज में करना चाहिए, इसके लिए भी ये है। एक 7 दिन की फ़िल्म नहीं है, कंटिन्यूसली चलने वाली है। मैं भी गवर्नमेंट से बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया है कि भाई मेरी फ़िल्में स्टूडेंट्स को देखने के लिए, फिर लोगों को देखने के लिए, उसका आपकी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोशिश की हो तो मेरी फ़िल्म और लोगों को मैसेज देने वाली कुछ उसका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले ऑर्गन डोनेशन पे वो हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से किया है मैंने, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। एक बार थिएटर में जितने ज़्यादा रिलीज करे या फिर स्कूल में कॉलेजेस में दिखाया जाए, वही कोशिश करता हूँ मैं। इसके लिए मैं वो फिल्म बनाया मैंने तुझ्यासाठी काही, मतलब फॉर ऑर्गन डोनेशन, देशासाठी काही, तिरंग्यासाठी काही, ऐसा उसका मीनिंग है। एनीथिंग फॉर यू, फॉर द कंट्रीज, फॉर द फ्लैग्स ऑफ द कंट्री। और उस वाली फिल्म ऐसे कि कोई भी लैंग्वेज वाला देख सकता है। मराठी फिल्म है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल है, हर कोई समझ में आता है। अभी मैंने बोला नहीं, मतलब जो मैंने डेफ का कैरेक्टर प्ले किया है, डेफ पूरा लेड रोल, डेफ डेफ कैरेक्टर है, और वो भी इमोशंस हैज नो लैंग्वेज, इमोशंस को कोई लैंग्वेज नहीं होती है। और मेरी एक्टिंग कैसी है वो मैं अभी नहीं बता, आप फिल्म में देख सकते हैं। मैं जितना सिंपल ऐसा बोलता हूँ ऐसा नहीं है। मैं किसी भी बड़े बड़े एक्टर को टक्कर देने वाली मेरी उतनी एक्टिंग है, उतना मुझे कॉन्फिडेंस है। और टेक्निकली फिल्म बहुत बड़ी अच्छी हो नहीं सकती, शायद अमाउंट होता है 1 लाख में भी घर होता है, 1 करोड़ में घर होता है, वैसा 1 लाख में फिल्म होती है, 1 करोड़ में फिल्म होती है। हमारा बजट लो है इसलिए मैं छोटा लेकिन बहुत उतने लेवल की फिल्म बनाई। 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड मिले, समझ सकते हो। ऑस्कर अवार्ड में पूरा 5 कैटेगरी में थी, और उधर उनको भी हमने फाइट करके उनके साथ में हमने एक नया रूल बनाया ऑस्कर अवार्ड ने, अभी भी ओवरड्यू रूल, हमारे फाइट की वजह से ही। मतलब यहाँ जाके अमेरिका में जाके उन कमिटी से फाइट करके, इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करके उस फिल्म को, वो ऑस्कर अवार्ड कमेटी को नया रूल बनाने के लिए हमने मजबूर किया है। आप समझ, उसका अलग वीडियो है लेकिन उतना लेवल पे हमारी फिल्म है, आप देख सकते हो। मैं फिल्म का लिरिसिस्ट भी हूँ, मुझे गाने लिखने का शौक है। म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर आई एम नॉट बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैंने कोई मुझे म्यूजिक वाला मिला ही नहीं है, पैसे ज़्यादा रहे इसलिए मैं खुद ही म्यूजिक बनाया। लेकिन बहुत अच्छे सॉन्ग्स है, अच्छी अच्छी कंपनियाँ लेने के लिए तैयार है, मतलब समझ सकती हूँ उतनी लेवल की मेरी फिल्म बनी वाले। छोटा सा कोरियोग्राफर भी हूँ मैं, आई एम नॉट कोरियोग्राफर, लेकिन रिसर्च कर करके कैसे कैसे सॉन्ग्स डांस करते हैं वो कुछ, 1-2 गाने को कोरियोग्राफ मैंने किया है, बाकी के स्पेशलिस्ट भी कोरियोग्राफर थे। फाइट सीन्स भी हमारी इसमें फिल्म में फाइट मास्टर भी थे, फिर भी मैंने कुछ फाइट सीन्स खुद ही किया है, खुद फाइट सीन्स, मतलब क्या डुप्लीकेट लेके नहीं है, खुद ही फाइट सीन्स खुद ही मैंने किया हूँ। और राइटिंग भी किया है मैंने, स्क्रिप्ट राइट भी किया हूँ। मेरे फिल्म को स्क्रिप्ट राइटर का भी अवार्ड है, सोशल फिल्म का अवार्ड है, बेस्ट एक्टर के भी अवार्ड है, म्यूजिक के भी अवार्ड है, लिरिक्स के भी अवार्ड है, और सोशल फिल्म के वो भी अवार्ड है, स्क्रिप्ट राइटर के भी अवार्ड है। इतने अलग अलग लेवल के अवार्ड से, और 15 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड है, मतलब वो समझ सकते हो। लेकिन हमारा दुर्दैव है कि महाराष्ट्र के जो जूरी मेंबर है उन्होंने हमको मतलब वो जो ABCD कैटेगरी होती है सब्सिडी, वहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया, मतलब तुम्हारी फिल्म ही लाइक नहीं है, ऐसा बोल दिए। जहाँ समझ सकते हो 15 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी मेंबर ने हमको अवार्ड दिया है सब कैटेगरी में, और यहाँ के एक जूरी मेंबर उनको पूरे भारी कर दे, ये होता है, अफसोस होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी हर एक का देखने का तरीका, या फिर किसको जिलसी होती है कि भाई ये फिल्म कैसी ऐसे कैसे चलेगी, उतनी वहाँ तक चलेगी, हम इतने दिनों से काम करते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, ऑस्कर तक जा नहीं सकते। अभी मुझे फ़ोन आती है कि भाई तुम गए कैसे, क्या कैसे कैसे आपने कर दिया। हर एक को स्टडी होती है, हर एक का एक रिसर्च होता है। हमने स्टार्ट में वहाँ तक लेवल तक लेके गए, लेकिन किसको डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए हमको वो सब्सिडी कैटेगरी से बाहर कर दिया है। फिर मैंने गवर्नमेंट वालों को पता नहीं है, लेकिन एक मैं बता दूं कि हमारे CM साहब जो है देवेंद्र फडणवीस साहब जी है, 2016 में CM थे, और उनकी पूरी अच्छी मिनिस्ट्री विथ परमिशन लेके मेरी फिल्म में वो है, मतलब एज एन एक्टर ऐसा नहीं है। उनकी जो मेरी फिल्म ऑर्गन डोनेशन पे है, उन्होंने भी ऑर्गन डोनेशन की रैली निकली थी, वो पूरी प्रॉपर परमिशन के साथ मेरी फिल्म में वो फिल्माई गई है, और वो भी मैं हमारी फिल्म में, फिर भी लोग सब्सिडी नहीं मिली। अब क्या कर सकते हैं अभी,
इतना बड़ा मैसेज दिया है और इतनी इंफॉर्मेशन किसी कहीं पे भी नहीं है। लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में पता है, लोगों को आई डोनेशन के बारे में पता है, लेकिन ऑर्गन डोनेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं ये नहीं बोलता मेरी फिल्म में पूरी की पूरी मैंने जानकारी दी है, ऐसा नहीं। इस फिल्म का पहला पार्ट ये समझ लीजिए कि फॉर्म कैसे भरना है, एटलीस्ट ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म कैसे भरना है, इतना तो मैंने बता दिया है। इतना तो मैंने बता दिया है, ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म कैसे भर दिया है, इतना मेरा उद्देश्य हो गया है। और जो रोटो सोटो जो होता है गवर्नमेंट का जो होता है, उसका मैंने काम किया समझो। क्योंकि उनके फॉर्म साल साल में 8 8 10 10 फॉर्म देते, एक एक साल में जाते, ऐसे मैंने सुना है। लेकिन मेरे 3 शो में कम से कम 1,500 2,000 फॉर्म मैंने गए हैं मेरे। अ, मतलब बांटे। अब कितने लोगों ने ये एक्सेप्ट किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से फॉर्म गए, 1,500 2,000 फॉर्म गए। मैं उनकी तरफ से फॉर्म लाया था। हर एक शो में मैंने 3 शो भी मैंने हर बांट दिया। अमेरिका में मैंने बांटा है, मुंबई में मैंने बांटा है, नांदेड़ में मैंने बांटा है, और फॉर्म तो मेरे चले गए। मेरा पहला उद्देश्य ये था कि एटलीस्ट लोगों को फिल्म देखने के बाद फॉर्म भरने का बारे में सोचे, और वो लोगों ने सोचा है फॉर्म कैसे भरना चाहिए। वहाँ तक उतना हमें बेसिक आइडिया है। मेरे पहला फिल्म की पार्ट 1 समझ लीजिए, उतना हो गया। सेकंड पार्ट में और कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में जो होते वो बात मैं बताने वाला हूँ। अगर पहले फिल्म को सब्सिडी मिली, फाइनेंस हुआ, तो मैं बना सकता हूँ। ये सब पैसे का चक्कर होता है। फिल्म बनाना इतना आसान नहीं होता है, और वन मैन शो बनाना बहुत आसान डिफ़िकल्ट होता है। ये हो गया है। तो हाँ, एक्चुअली मेरा उद्देश्य अलग था और फिर ये चला गया दूसरी तरफ से। लेकिन मैंने जो आज का जो वीडियो इस बारे में बताना चाहता हूँ। अब आज का जो करंट टॉपिक जो है, करंट टॉपिक नहीं बोल सकते, जो बुरा वाक़या हो गया है, जो पहलगाम में जो अटैक हो गया है, सबसे बैड न्यूज़ है अपने लिए। मतलब इतने बुरी तरह से लोगों को मारा गया है, धर्म के नाम पे मारा गया है, जानबूझ के मारा गया है। ये होने के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर भी अपने इतना स्टार्ट किया है, उसके बाद में तो पाकिस्तान थोड़ा सा नीचे आ गया है। नहीं तो उनकी तो हरकतें, वो काड़ा करने की बोलती, मराठी में जैसे काड़ा करने की बोलती, वो करते ही रहते रहे, उनके आते ही रहते उनके। उसके बाद जो एजेंसीज है, अपने गवर्नमेंट की एजेंसी, सब कह रही कि भाई इसको इंफॉर्मेशन कैसे मिली, क्या क्या मिली। फिर वो सबको फिर वो अरेस्ट करना चालू कर दिया। उसमें अरेस्ट में एक नाम है ज्योति मल्होत्रा, जिस पे आरोप ये है कि उसने देश के प्रति गद्दारी की है, देश का जो जासूसी की है एक। तो उसके बारे में हम ये बताएंगे कि सचमुच उसने जासूसी किया है, या उसको फंसाया जा रहा है, या कुछ इश्क का मामला है, या फिर पैसे का मामला है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अपने अलग व्यू से। मेरा मैंने बताया कि मेरा व्यूज़ अलग होता है। मैं थर्ड पर्सन एंगल के व्यूज़ से देखता हूँ, सबका स्टडी करके करता हूँ। एक दूसरा, जो अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी है, उन्होंने जो स्टेटमेंट किया है वो राइट है रॉन्ग है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिशियंस अलग अलग उस पर स्टेटमेंट कर रहे हैं। उसका कुछ लोग उसका अपने अपने तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ना किसी की बाजू लेना। मैं इनकी बाजू लेते ना उनकी बाजू लेते, अपना एक एंगल थर्ड पर्सन रिव्यू के हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो पहला जो है, ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर है। जैसे आप, मैं जैसे बना रहा हूँ, आप जैसे आप बनाते, आप जो देखते यूट्यूबर है, स्मार्ट है, 33 इयर्स है उसका। और पंजाबी अच्छी तरह से आती है, हरियाणा में रहने वाले। बाकी को तो अपने सब कुछ पता है, सब लोगों को पता है, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। हरियाणा से फिर उसका काम तो कोरोना के टाइम से बहुत लोगों ने घर में बैठ के बहुत कुछ अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर दिए। अपना यूट्यूब चैनल जिसने बनाया उसने, तो उसका काम था कि अलग अलग सिटीज़ में जाके वीडियोस बनाना, उसके बारे में बताना कि भाई ये सिटीज़ में ये है, ऐसा खाना होता है, ऐसा रहते, ऐसा होते, यहाँ पे धार्मिक स्थल ऐसे, वो सब बनाना उसका काम था। फिर लोग पहले फिर कभी कभी यहाँ से एक सिटी से 2 सिटी हो गया है, फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना उसने देख लिया। फिर करते करते उसके व्यूज़ बढ़ते रहे। लेकिन पहले उसके सब्सक्राइबर व्यूअर्स ज़्यादा नहीं थे शायद। पहले 30 40, 1 2 हज़ार, 2 3 हज़ार ऐसे ऐसे होते थे। लेकिन बाद में जब वो पाकिस्तान में वीडियो बनाना चालू कर दिया, तब उसके अचानक
3 लाख सब्सक्राइबर हो गए और इतने उसके सब्सक्राइबर हो गए, अचानक उसके बढ़ गए। अ, और वो भी पाकिस्तान में जब गई थी, जो पहले वीडियोज़ में क्या-क्या है मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में जब गई थी तब वो कैसे गई थी, तो एक वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी का एक जत्था होता है, शायद जैसे ही अपने यहाँ पे बहुत सारे ओल्ड पर्सन्स को, किसी वुमेन्स को, किसी तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए जैसे लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग फ्री में लेके जाते हैं। कोई पॉलिटिशियन करते कि भाई ये आपको भारत दर्शन करेंगे, ये देव दर्शन करेंगे, ये जो जो अलग अलग रिलीजियस के दर्शन करने के फ्री में लेके जाते हैं। वैसा ही वहाँ पे एक दर्शन का जत्था, गुरुद्वारा जो हो पंजाबी लोग होते, वैसा पाकिस्तान में भी प्रांत है, सिख लोग वहाँ पे जाते हैं, उनका शायद रिलीजियस वहाँ पे है। तो उसके साथ में वो जा रही थी, साथ में पैसा ज़्यादा तो नहीं था। तो कभी ऐसे लोगों के साथ गए तो फ्री में होता है या फिर कम पैसे में होता है, थोड़ा बहुत देखिए, तो उस हिसाब से वो जाने के बारे में सोचा पाकिस्तान में जाने के लिए। फिर वीज़ा निकालना पड़ता है। हर एक वीज़ा मतलब वैसा होता है कि जिस कंट्री में जाना है तो उस कंट्री के एक एम्बेसी होती है, जो ऑफिस होता है हर एक कंट्री में। अलग अलग कंट्री का अलग अलग कंट्री में ऑफिस होता है। तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान का जो ऑफिस है, जो एम्बेसीज बोलते हैं, उसको वहाँ पे उनके लोग रहते हैं। अभी समझो पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान के लोग रहेंगे, उनके ऑफिसर्स रहेंगे कि भाई आप, वो इसलिए रहते कि इंक्वायरी करते हैं वीज़ा आपको क्यों चाहिए, आप पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं, कुछ काम से आना चाहते हैं कि आपका कितने दिन रहने वाले हैं, कहाँ पे रहने वाले हो, आपको पास पैसा किसने दिया, क्यों आ रहे हो, ये सब इंक्वायरी करके उसको परमिशन देती है। तब तक आप वहाँ पे नहीं जा सकते, किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते, उसको वीज़ा बोलते हैं। पासपोर्ट अलग चीज़ है। पासपोर्ट तो मतलब आपका ये हो गया, आप आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी प्रूफ की वजह से पैन कार्ड से आधार कार्ड, पासपोर्ट आधार कार्ड हो गया, आप यहाँ क्या लोकेशन में आधार, आइडेंटिटी प्रूफ। वीज़ा मतलब आने की परमिशन देना। तो वैसा उसका वहाँ पे गई थी ऑफिस में। तो वहाँ पे एक ऑफिसर से उसकी जान पहचान हो गई कि जो वीज़ा के ऑफिस में, उसका नाम है दानिश, शॉर्ट फॉर्म दानिश है, उसका बड़ा नाम है दानिश, ही लोग बोलते हैं। दानिश एक ऐसा इंसान है, पाकिस्तान का है, दिखने में भी स्मार्ट है, वैसे भी स्मार्ट होते पाकिस्तान के लोग, इंडिया के कुछ कम नहीं होते, लेकिन वो है, वैसा होता है थोड़ा सा, वो स्मार्ट है, नॉट ओनली इन फिजिकली, दिमाग से स्मार्ट है, इसलिए तो वहाँ भी काम करता है वो आईएसआई का एजेंट है। अभी ऐसे बोलते हैं आईएसआई का एजेंट है, उनके लिए काम करता है, लेकिन यहाँ पे आता है। अभी तक लोगों को पता नहीं थी। और जब उसकी मुलाकात हुई तो उसने बोला कि भाई क्यों आना चाहते, उसने बोला कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं ब्लॉगर हूँ, और आपके कंट्री में है तो मैं आपका सब अच्छा अच्छा बना दूंगी। फिर ऐसे ऐसे उनकी जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई। फिर पाकिस्तान में गई, वहाँ पे जो मतलब बॉर्डर से किया स्टार्ट, कैसे वैसे मतलब मुझे वीज़ा मिला, मैं पाकिस्तान में गई, वहाँ पे चाय पी ली, वो स्टेशन पे गई, वहाँ पे ऐसा खाना किया, वहाँ पे यहाँ पे रही, वहाँ पे लोग कितने अच्छे हैं, कितने वहाँ के लोग क्या धार्मिक स्थल कैसे अच्छे हैं, लोग सब अच्छे हैं, सब मिलजुल करते, ये सब उसने अ, बताना चालू किया। जैसे वहाँ पे लोगों के मतलब पाकिस्तान के बारे में अच्छा अच्छा बोल रही थी, तब अचानक उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, ऐसे व्यूअर्स बढ़ गए, है ना। फिर उसको भी अच्छा लग रहा है कि शायद ज़्यादा व्यूअर्स सब्सक्राइब बनने शायद पैसे मिलते, आई डोंट नो कितने मिलते, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उसको मिलना चालू हुए। लेकिन वो वहाँ तक ठीक है, वो भी मिल रहा था। लेकिन उसके बाद में उसका आना जाना, वहाँ पे रहना, खाना, होटल में रहना, फिर घूमना, और उसके लिए सिक्योरिटी भी थी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लोग थे। और वहाँ से जो मरियम नवाज जो है, एक सीएम है वहाँ के, उनकी उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, उधर भी वीडियो उसने बनाया, सब वीडियोज़ वो डालती रहती थी कि ऐसा ऐसा है पाकिस्तान के बारे में, सब वो अच्छा अच्छा बोलती रहती थी। यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन जब ये पकड़ी गई तब उस पर क्या लगा, जासूस, इंडिया के जो कागजात है, जो भी ये सीक्रेट पाकिस्तान को भेज रही थी। फिर उसको मतलब ये ऐसे अचानक पकड़े नहीं, 100 डेज से शायद जब से अटैक हुआ पहलगाम का, तब से सबके ढूंढी रही थी कहाँ से लिंक लगे, ये सब एजेंसीज, सीक्रेट एजेंसीज गवर्नमेंट की जो काम कर रहे थे, सब उसको ढूंढी रही थी, किसका किसका कनेक्शन है, कैसा कैसा है। उसके बाद ही उसको पकड़ लिए। फिर उसको उसकी इंक्वायरी हो गई, कोर्ट ने उसको 5 दिन का रिमांड दे दिया। रिमांड में मतलब
पुलिस की इंक्वायरी होती अपने अपने तरीके से होती, प्यार से करते, मार से करते, उनका उनका होता है। उनके हिसाब से वो कर रही थी। फिर जैसे ही पकड़ी गई तो बहुत सारे लोग तो सन्न हो गए। एक तो हिंदू नाम दिख रहा है, वो कैसे क्या ऐसे सीक्रेट एजेंट्स हो सकते हैं। बहुत लोग तो ऐसा मतलब कुछ उसके बारे में कमेंट्स ही करना बंद कर दिए। लेकिन पाकिस्तान से जितने वीडियोज़ है, ब्लॉगर्स है, न्यूज़ चैनल है, सब लोग मतलब वो उसके बारे में बोल रहे कि भाई उसको इंडिया के लोगों ने पकड़ के लिए, उसके जानबूझ के पकड़ लिया, उस पर जुल्म कर रहे, उसको पकड़ रहे, उसको कोई मासूम है बच्ची और उसका पाकिस्तान के बारे में लिखा बल्कि उसकी तरफ पकड़ लिए। मतलब पाकिस्तान के लोग इंडिया की लड़की के लिए उधर उसका आंदोलन जैसे ही चालू हो गया न्यूज़ में सब में। लेकिन इंडिया में सब लोग जासूस बोल के कोई भी धर्म का हमको कोई मतलब नहीं। कंट्रीज फर्स्ट प्राइज, देश की सुरक्षता पहली प्राइज, ये हम सबको लगता है, लगना ही चाहिए। और इसलिए यहाँ के लोग भी फिर वो हिंदू या मुस्लिम ये नहीं देख रहे, उसने जासूसी की है उसको सजा होनी चाहिए, इससे सबका कहना ऐसे था। लेकिन एक शख्स ऐसा था, एक आप हमेशा देखते हुए शायद शम्स की जुबानी, शम्स की जुबानी बोल के जो आता है ना, ये ऐसा ऐसा इंसिडेंट, शम्स की जुबानी बहुत अच्छे वो भी यूट्यूबर है और बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके वो बात करते हैं। मैं भी उसका बहुत अच्छा फॉलोअर हूँ और मैं उसके हमेशा वीडियोस देखते रहता हूँ। लेकिन लेकिन ये दो अभी जो वीडियो बनाए मुझे थोड़ा सा खटका खटका मतलब वो अच्छा नहीं लगा। लास्ट के जो अभी के एक दो दिन पहले की वीडियोज़ वो देख लीजिए, उसके बारे में उन्होंने स्पेशल दो वीडियोज़ बनाए, दो एपिसोड बनाए। एक एपिसोड ऐसा है था कि उसका बोलने का बहुत तरीका अच्छी तरह से पूरा प्रूफ के साथ देते, स्टार्टिंग से ही किया। एक पुलिस ऑफिसर जो जो इंक्वायरी टीम की पुलिस ऑफिसर्स ने बोला, उसका इंटरव्यू है, उसके वीडियोज में स्टार्ट से किया कि भाई 3 दिन से हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं ज्योति मल्होत्रा की, लेकिन कुछ सामने नहीं निकल आ रहा है। ना तो उसने कुछ देश के खिलाफ कुछ किया, ये नहीं निकला ऐसा कुछ। सिर्फ वो इश्क किया है, प्यार किया है, व्यूअर्स है, लाइक्स सब्सक्राइबर्स के बढ़ाने के चक्कर में वहाँ पे गई है, उतना ही मामला है, उसके ज़्यादा उसका कुछ मामला नहीं है। मतलब ये क्या जासूसी का मामला है ये, ऐसा बोलने की मतलब ये बताने के लिए वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे, ये इतना वो बड़ा चालू रदले लोग। लेकिन हम साहब ने जो बोला है ना पहला, इसमें बहुत स्टाइल से किया है कि वो ये दिखाना चाहती थी कि वो बहुत मासूम है, उसका जासूसी से कोई संबंध नहीं है और जो भी हो रहा है उसको सिर्फ इश्क और उसके चक्कर में हुआ है। एक पहला एपिसोड ऐसा हो गया। फिर दूसरे दिन और एक एपिसोड उन्होंने बनाया है शम्स की जुबानी का, दूसरा एपिसोड ऐसा था। तो उसने एक 2010 में एक माधुरी गुप्ता नाम की एक अपनी आईबी इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो फॉरेन सर्विस में होते हैं, आईएफएस मतलब जो यूपीएससी होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, आईएएस आईपीएस आईएफएस मतलब आईएएस जो कलेक्टर होते हैं, आईपीओ जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, आईएफएस मतलब वो जो फॉरेन सर्विस में जो होते अलग देश कंट्री में जो सर्विस करते उसको आईएफएस में तरफ होते। वो एग्ज़ाम पास होने के बाद उसने अलग अलग कंट्री में उसकी सर्विस तो अलग अलग कंट्रीज में होती है। वो अनमैरिड थी, शादी नहीं की थी, शायद पर्सनल मैटर होगा। लेकिन बाद में उसकी सब ईरान इराक सब जगह पे होने के बाद पाकिस्तान में उसकी पोस्टिंग हुई। उर्दू भी अच्छी बोलती थी इसलिए वहाँ पाकिस्तान में पोस्टिंग हुई। लेकिन हो गया बाद में कि उसका 23 साल छोटे लड़के से वो ऑफिसर कोई तो था पाकिस्तान को जो बंदा था उसके साथ उसका इश्क चला, लव हो गया। फिर उसके बाद शक हो गया कि कहाँ पे इंडिया के लोगों को, फिर वो शम्स के सबका क्या कहना है, आईबी एंड और अलग अलग है एजेंसीज, आईबी एंड रॉ अलग अलग है और ये आईबी से रिलेटेड है। कौन? माधुरी गुप्ता। फिर उसको पकड़ने के लिए या फिर उसको अंदर की झगड़े की वजह से, जिलसी की वजह से उसको जानबूझ के पकड़ाया गया, फंसाया गया। फिर उसको कोर्ट में पेशी चली, फिर उसको दिल्ली में लाया। उसको तो पूरा एपिसोड बनाया, वो अब देख लीजिए जब पूरा पता चले, उसके बारे में ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन कहने का मतलब उसका क्या था, शम्स साहब का ये था कि वो भी मासूम थी माधुरी गुप्ता, जानबूझ के उसको फंसाया गया है ये कहने लगा। इसलिए अभी उन्होंने बोला 2010 केस अभी एक दिन पहले इसलिए बोला है कि भाई ऐसा ही ये मासूम है ज्योति मल्होत्रा, जानबूझ के उसको फंसाया जा रहा है, उसका कोई इश्क से संबंध है, सिर्फ इश्क तक ठीक है।
लेकिन उस क्या मतलब वो जासूसी नहीं की, देश के खिलाफ नहीं गद्दारी की, ये उसका बोलने का मोटो था, ऐसा ही था उनका। लेकिन हम तो शायद उनका ये तरीका होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, हम दोनों तरफ सोचते। तर अपन एक अलग अलग एंगल से अगर सोचते हैं, एक ये सचमुच अगर वो मासूम है, देश के खिलाफ नहीं है, ये नहीं है, अभी उसको आखिरी दिन में एक उसकी इंक्वायरी ऐसी चलती, इंक्वायरी की भी शायद वीडियोस बाहर आए, इंक्वायरी के नहीं, क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स किए, वो शायद लोगों को पता, वो भी उसमें कुछ बहुत सारे वीडियोस में वो भी मैंने पढ़ा, देखा है, रिसर्च किया, उससे भी क्या क्या क्वेश्चनरी किया, क्या क्या आंसर उसने दिए। इसका कहना तो क्वेश्चनरी में और आंसर में वो भी आपको मिलेगी, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाता हूँ, क्या क्या वो थोड़ा सा बताता हूँ। उनका कहना, उन्होंने क्या क्वेश्चंस किया था, भाई तुम पा, पाकिस्तान क्यों जा रही थी, तो उसने बोला कि सीधा सीधा कि मैं पाकिस्तान बोल रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, मैं सब कंट्रीज में जाती हूँ, तो वहाँ पर भी गई। फिर उसको बोलेगा पहलगाम भी गई थी, हाँ मैं पहलगाम भी गई हूँ, लेकिन उसने पहलगाम ही क्यों गया है, तो बोला कि मैं सब जगह जाती हूँ, मुझे कोई ये नहीं है। ठीक है, जाती है, ब्लॉग बनाती है, यहाँ तक भी ठीक है। फिर उसको बोला कि भाई अपने दानिश से क्या संबंध है, तो उसने बोला कि दानिश तो मैं फ्रेंड फ्रेंड में चक्कर था, उससे थोड़ा ज़्यादा था, उससे ज़्यादा क्या था, थोड़ा इश्क कर रही हो। हाँ, क्वेश्चन पूछेगी कि भाई क्या था दानिश से चक्कर, उसने वो कबूल किया कि मैं उसका साथ चक्कर था, हमारा इश्क था। यहाँ पे ऐसा है, आपको मैं बता दूँ, एक फिल्म था एक फूल दो माली, हाँ, एक धर्मेंद्र की फिल्म है, शायद पुरानी फिल्म है। एक फूल दो माली मतलब एक फ्लावर और उस पे दो बगियान, जो 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 प्लांट वगैरह करते माली बोलते उसको। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैसा है, तीन फूल, दो माली है, दो माली, जो गार्डनर रहते वो दो माली, क्या अनेक गार्डनर अनेक माली है, ऐसा उसका कहना है। इसकी जैसे स्टोरी है, मतलब तीन फूल कौन कौन आ गए इसमें, फूल नहीं बोल सकते उसको, कांटे कांटे है। एक तो पहला ये ज्योति मल्होत्रा, दूसरा एक गजाला खातून है, एक दूसरी, और और ये दो, और दानिश की बीवी, तीन, तीन फीमेल, मतलब तीन फूल तीन कांटे, और दो माली, दो गार्डनर, मीन्स एक तो दानिश जिसके साथ वो सम फ्रेंड थी, दूसरा एक अली हसन बोल के है, अली हसन जो भी उनका एजेंट है, आईएसआई का एजेंट है वो अली हसन। अब ये कैसे कैसे हुआ, क्वेश्चनरी में पता चल गया कि भाई पहले तो ये यहाँ से उसको, अच्छा अच्छा उसने क्यों बोला पाकिस्तान क्यों गए, तो उसका एक कहना था, उसने क्या बोला कि उसके जो व्यूअर्स है, जैसे आपके व्यूअर्स है, जो लोग देखते हैं, सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला है, कमेंट्स करके बोला है कि आप सब कंट्री में जाते तो पाकिस्तान में भी चले जाइए, पाकिस्तान के ब्लॉग करिए। उन्होंने, मुझे लोगों ने कहा है, मेरे चाहतों ने बोला है, मेरे जो फैंस है उन्होंने बोला है, इसलिए मैं पाकिस्तान गई हूँ, खुद नहीं गई, उन्होंने बोला है, उनकी इच्छा थी, इसलिए मैं पाकिस्तान गई, ऐसा उसका आंसर है। अच्छा तुम गए हो। फिर उसने जो इंक्वायरी कमेटी के क्वेश्चनरी किए कि भाई तुम दानिश तक ठीक है, फिर आपका पैसा कौन, इतना जो महंगे महंगे होटल में रहना, इतना मतलब ऐशो आराम करना, होटल में रहना, घूमना फिरना, एक पैसे कौन देता था पैसा। वो बोले कि मेरे पास भी पैसे थे, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा जो दानिश उठा रहे थे, तो पैसे कैसे उठा रहे थे, तो क्रेडिट कार्ड से, उसके पास क्रेडिट कार्ड था, तो क्रेडिट कार्ड तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसको टॉपअप करना पड़ता है ना, पैसे कौन देना पड़ता है, तो ये इसका खर्चा भी दानिश साहब ही कर रहे थे। अच्छा, तो उसने बोला कि भाई, इंक्वायरी कमेटी ने उसको पूछा, आपको कभी ये नहीं लगा कि ये बंदा जो दुश्मन कंट्री का है, हाँ दुश्मन ही है अपने लिए, कोई फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है पाकिस्तान के साथ, दुश्मन कंट्री का बंदा आपके इतना खर्चा कर रहा है, आपके टॉपअप क्रेडिट कार्ड के कर रहा है, रहने के लिए दे रहा है, आपको वहाँ पे बाजाब्ता सिक्योरिटी भी फोर्स है पुलिस की, आपको घूमने फिरने की वो भी मिल रहा है, तो ये क्यों कर रहा है, आपको कभी नहीं लगा, आपके बालिश हो, आपके बच्चों, छोटी लड़की हो, आपको कभी नहीं लगा। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ कभी कुछ लगा ही नहीं, मैं तो मैं दोस्त है, दोस्त मेरी ख्याल रखता है, और मुझसे प्यार करता है, और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। लेकिन भाई बोले उसने, भाई प्यार करते, आपको पता है कि वो मैरिड है, शादीशुदा है, हाँ वो तो पता है, लेकिन मुस्लिम में तो चार शादियाँ तो जायज़ है,
तो उनको पता था कि 4 शादी हैं। ये किसने बोला? और ये किसने बोला है? जो दानिश की बीवी ने बोला है। क्या बोला है कि भाई किसको बोला है? ये इसको ज्योति मल्होत्रा को बोला है कि हमारे यहाँ 4 शादियाँ जायज़ है, मतलब आप शादी करके यहाँ रह सकते, कोई दिक्कत नहीं हमको। मतलब उसके तरफ से भी ये ग्रीन सिग्नल था, लेकिन उसको पता था कि दानिश आईएसआई का एजेंट है, उनका एक प्लान है इसको फंसाने का, उसको अपने पास रखने का, और उसको घुमा फिरा के, उसको लालच दे के अपने जाल में फंसाने का उसको ही पता था। ऐसा लग रहा है उसकी फेस रीडिंग से, सबसे लग रहा है कि भाई ये उसकी चाल है। तो उसमें उसने हाँ में हाँ मिला दिया दानिश के हाँ में। उसको पता था कि उसके हस्बैंड क्या करते हो, क्या काम है। उसका हाँ में कर रहा है, लड़की को चक्कर में ला रहे, इंडिया की लड़की चक्कर में ला रहे, तो चलने दो, हमको कुछ इतराज़ नहीं। उसको इतराज़ नहीं था, बीवी को इतराज़ नहीं था। नहीं तो एक फीमेल दूसरी फीमेल को लाने में बहुत वो एक मैन में 2 तलवार के भी हजम नहीं रहते, वैसा एक बीवी कभी भी कोई भी हिंदू या मुस्लिम कोई किसी 4 शादियां हो तो फिर भी कोई भी औरत, कोई भी वुमेन दूसरी औरत अपने हस्बैंड के साथ रहती, किसी कोई एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन वो एक्सेप्ट कर रही, इसलिए उसको पता था कि बड़े लेवल पे काम चल रहा था। मतलब क्या होगा ये उसका भी चक्कर था, उसको था। अभी गजाला खातून कौन है? अभी गजाला खातून ये है कि जैसा ज्योति मल्होत्रा को उसने चक्कर में लाया, वैसा ये दानिश साहब ने गजाला को भी सेम। गजाला खातून पाकिस्तान की तरफ के अपने पंजाब के प्रांत की तरफ उधर रहती है, उसको भी ऐसे ही चक्कर में डाला कि भाई आपको लालच देके पैसे देंगे, यश कराएंगे, सब करा के उसकी तरफ से इंफॉर्मेशन मिलना, इंडिया की तरफ से, इंडिया की सीक्रेट एजेंसी से इंफॉर्मेशन निकलना, ये उसका काम था। उसको भी अटका दी थी। मतलब ये ज्योति मल्होत्रा, गजाला खातून और दानिश की बीवी, ये 3 कांटे, फूल या कांटे। और ये जो अभी अली हसन का चक्कर क्या है? अभी अली हसन ऐसा है कि दानिश साहब ने क्या किया, आप इसको घुमाओ, लाहौर घुमाओ, पाकिस्तान दिखाओ, और होटल का इंतज़ाम करो, खाने पीने का इंतज़ाम करने किसको रखा है? अली हसन को रखा है। मतलब ये भी चक्कर में चला गया है। मतलब ये चक्कर नहीं, ये इश्क इश्क भी नहीं बोलते उसको, लफड़ा बोलते मराठी में, या फिर अफेयर बोलते, जानबूझ के किए वाला है। फिजिकल रिलेशंस के लिए शायद उसके लिए अच्छी स्मार्ट है, दिखने में स्मार्ट है। उनको क्या है, मिल रहा है, और उसको पैसे मिल रहे हैं ज्योति को, और इसको लड़की मिल रही है। तो ये सब चल रहा था। मतलब अली हसन का भी चक्कर इसमें था, क्योंकि उनके जो व्हाट्सएप के चैट्स थे, जो रात रात चैट्स करते थे, कौन? ज्योति मल्होत्रा एंड अली हसन। दानिश को छुपा के उनका चक्कर चल रहा था, उनका भी चल रहा। वो किसने बोला? इसने एक्सेप्ट किया है, जो इंक्वायरी कमेटी के उसमें एक्सेप्ट किया है ज्योति ने कि भाई उनका अली हसन के चैट्स होते थे, रात रात वो बातें करते थे। क्या बातें करते थे? वो बड़ी होशियार है, ये इतने सब के सब आंसर नहीं देती। मतलब ये माहिर है, ज्योति कौन, बहुत माहिर है, बहुत पहुंचे वाली है। एजेंसीज को घुमाने की कोशिश कर रहे, पूरी आंसर नहीं देती सबके आंसर्स में। इसको पता था जहाँ पे चुप रहना चुप कर देती, जहाँ देना है आंसर उतना ही देती थी। उसका एक ही था, दानिश से मेरा इश्क था। अली हसन से कुछ नहीं था। अली हसन से मैं पर्सनल बातें नहीं बता सकती, ऐसा ही उसको बोलती, मैं पर्सनल अपनी बातें नहीं बता सकती। किसके साथ? अली हसन के साथ। लेकिन उसने बोला कि भाई चार्ट्स डिलीट क्यों किया? किया मैंने, मुझे जो अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा वो डिलीट करना चाहिए। मतलब वो बहुत सारी बहुत होशियार थी, चैटिंग डिलीट करती थी, उनसे बात चलती थी। और उससे क्या बोला अली हसन को? भाई मुझे पाकिस्तान में रहना है, मुझे शादी करा दो, पाकिस्तान में शादी करा दो। किसके साथ? दानिश के साथ। मुझे चक्कर अली हसन को चल रहा है। मतलब ये एजेंसीज ने पूछा कि भाई तेरा चक्कर दानिश के साथ अली हसन के साथ? दोनों के साथ चक्कर है, लेकिन दोनों नहीं थे। उनकी दानिश साहब ने उसकी जो मुलाकात पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स के अधिकारी से और भी कुछ कर्मचारी, उनसे भी उनकी मुलाकात करती देते थे। और उधर भी चक्कर रहा, उनका तो नाम नहीं आया, लेकिन बहुत सारे उसको लेके जाते थे। मतलब इसके 2 माली या 2 गार्डनर नहीं, अनेक गार्डनर, अनेक माली है। कहाँ कहाँ लेके गए पता नहीं, वो तो बाद में पता चल जाएगा। मतलब और वो क्या करती थी, उसको उसने इतना एक्सेप्ट किया कि भाई मैं पाकिस्तान के लिए काम डायरेक्ट नहीं कर रही थी, इनडायरेक्टली कर रही थी। कैसे? उसको पैसे इसलिए दिए जाते थे कि आप जो भी वीडियोस बनाना है, ब्लॉग बनाना है, पाकिस्तान कितना अच्छा है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, सिर्फ यही बताने का। आपकी वीडियो में क्या करना है? मतलब अभी जो
सीक्रेट एजेंसीज को दूसरे देश के कैसे सीक्रेट्स निकालने के लिए अलग अलग तरीके बन गए। ये सिर्फ अलग नमूना है, इसका यूज उसी तरफ से किया है। अपने वीडियो बनाती है, बनाओ, क्या काम करने का है, पाकिस्तान को अच्छा बताने का, बस यही काम करना है। और दूसरा, इंडिया में जाके जो वीडियोस बनाओगे, बॉर्डर की वीडियो बनाने का, जो बॉर्डर्स है, बांग्लादेश बॉर्डर है, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, अफगानिस्तान बॉर्डर है, बॉर्डर की बनाओ, वहाँ के रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह वहाँ की वीडियोस बनाओ। और जो जो जितना मिलता है आपको, वहाँ के जो लोग होते, जो काम करते, इंडियंस के जो एजेंट है, मतलब इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, उनके बारे में पूछना, मतलब बताना, ये उनके तरफ, उसके तरफ एक काम सौंपा गया था। लेकिन वो कभी ये कबूला नहीं दिया। उसने क्या कर देती, बड़े आराम से ऐसे जाके वीडियो बनाती थी, बॉर्डर पे जाके बनाएंगी, पूरा ऐसा पूरा कैमरा एंगल से लेंगी कि मतलब कैसे अंदर जाते हैं, कैसे आना है। ये उसने बोलते मैं वीडियो सबके लिए बनाती हूँ, ओपन नहीं, लेकिन वीडियो अगर देखा जाए तो ऐसा बनाती है कि पूरा वहाँ का पूरा माहौल जो किसी को पता नहीं चलता, वो सब उसके वीडियोज़ में जाके उनको तरफ जाना, जैसे ओपन लोग देते वो भी देखेंगे। और जो टेम्पल्स की, जो रिलीजियस की है, वो भी अच्छी तरह से बताना। आपको शायद ये भी याद होगा कि अभी जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया, जब उसने जो मिसाइल्स ड्रोन जब डाले उधर, उनके जो पाकिस्तान के जो मिसाइल्स और ड्रोन्स आ रहे थे, उनका सबसे पहला टारगेट था इंडिया के टेम्पल्स थी। कहाँ का है, कहीं से, वहाँ के टारगेट, समझ रहे हो। मतलब ये वीडियोस कौन सी बनाती, टेम्पल्स की बना रही थी, और उधर का अटैक किस पे होने वाला था, टेम्पल्स से होने वाला था। मतलब ये कनेक्शंस है। और ये पहलगाम में गई थी अटैक होने के पहले, 1 महीना पहले जाके पूरा वहाँ का वीडियो बना के भेज दिया था ये। और ऑपरेशन सिंदूर होने के 1 दिन पहले जाके ये दानिश साहब से मिली थी। साहब बोलने के लायक नहीं है वो, फिर भी दानिश साहब से मिली थी। कहाँ, यहाँ पे जो विदेशालय था वहाँ पे जाके मिली। ये सब का दो कनेक्शंस वो निकाल रही एजेंसीज कि भाई इसका संबंध है कुछ ना कुछ, ये बता रही नहीं, ये बताती नहीं, लेकिन उसमें क्या क्या बताया पता है। पाकिस्तान में बसना चाहती हूँ, पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक तरह बोलते हैं कि मैं देशभक्त हूँ। उस एजेंसी का आंसर दे, मैं देशभक्त हूँ, देश के गद्दार नहीं किया, ये नहीं किया है। तो हमारा एक कहना है, मेरा एक सोच क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप देशभक्त हो, देश के प्रति गद्दार नहीं कि, तो आप पाकिस्तान को बहुत अच्छा है बोल के क्यों, ठीक है एक कंट्री को अच्छा है थोड़ा सा बोले ठीक है, लेकिन हमेशा ये वीडियो पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है, पाकिस्तान के लोग अच्छा है, ये वीडियो बनाते रहना, ये कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ। दूसरा, इससे ऊपर क्या किया उसने, मुझे पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान जाके बसना है। अगर आप देशभक्त हो, इंडिया इतना बुरा नहीं भाई, पाकिस्तान जाके बसने जैसे, इंडिया छोड़ के वहाँ जा रही हो, वहाँ जाके मुझे रहना है। अच्छा, तुम्हारा चक्कर इश्क का समझ सकते हैं। और कुछ वीडियो में ये भी है कि वो प्रेग्नेंट भी थी, उसको एक बच्चा भी हुआ है, और वो दानिश के घर में है, यहाँ तक खबरें आई है, पता नहीं इसमें राइट है कितना सच है। लेकिन ये भी है कि उसको ऑलरेडी, तो शायद बच्चे की खातिर वहाँ जा रही होगी, ये नहीं पता। अच्छा, उसके पिताजी से जब इंटरव्यू की, पिताजी से जब बताया, बेचारा ऐसा, वो भर्ती वही वो चालू है ना, उसका भी इंटरव्यू ले है ना, उसको पूछ रही थी कि भाई लड़की के बारे में पता है, लड़की कहाँ जा रही है आपको पता है, नहीं मुझे कुछ पता नहीं, पाकिस्तान गई पता है, मुझे कुछ पता नहीं। वही बड़ा सबके आंसर नहीं देता है, चुप चुप, नहीं मुझे कुछ पता नहीं। क्या आपको कभी पैसा भी सद देती है, नहीं वो कहाँ पैसे देंगे, हमें उसको पैसे देती है। ये पूरे आंसर्स नहीं, वो भी बड़ा चल एक इतना मैं समझ सकता हूँ। घर की किसी भी फादर्स को, किसी भी ब्रदर्स को, क्या किसी अपने घर के जो फैमिलीज़ को, लड़की कोई कहाँ की, इंडिया की हो कहाँ की हो, लड़की कहाँ जा रही है, अपने घर की लड़की कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, और कितने किससे बातें करती है इतना दिन दिन रात रात। और जैसे ही घर से बाहर जाती उसका फ़ोन चालू हो जाता है, घर में जाती स्विच ऑफ कर लेते, या फिर एरोप्लेन मोड पे रख देते, फिर बाहर किसका चक्कर है, ये सबको घर वालों को पता होता है। लेकिन वो कभी बोलते नहीं, बोले भी तो लड़की सुनती नहीं, सुने भी तो उसको कुछ रिएक्शन क्या करेंगे, ये शायद इसके डर से लोग बोलते नहीं। अगर कुछ ने ज़्यादा अगर बोल दिया तो घर से भाग चले जाते हैं, फिर लव मैरिज हो जाता है, चक्कर होता है, फिर लव मैरिज टूट जाता है, फिर आ जाती है, या फिर सुसाइड केस होते हैं, ऐसे लफड़े हो जाते हैं। इसलिए घर वाले कभी बोलते नहीं, या तो शादी करवा देते लोगों, ये भाग ना जाए बोल के, या फिर शादी अगर नहीं करा दो तो फिर वो भाग के जाके शादी कर लेते, और ये ऐसे चक्कर होते। इसलिए घर वालों को पता होता नहीं, सब पता होता है, लेकिन आजकल की लड़कियां सुनती नहीं।
मॉडर्न होने की वजह से या फिर लोग ज़्यादा फ्रेंडशिप होने की वजह से अभी यहाँ पे जो ड्रग्स का मामला आता है या फिर सिगारेट है, जो बहुत सारे जो बुरे काम है उसमें बहुत माहिर होने लगी। कहाँ कहाँ स्कूल में, कॉलेजेस में, जो ऑफिस काम करते हैं, जो प्राइवेट के जॉब करते हैं, वहाँ पर ऐसा ये नहीं कि सिर्फ बड़े घर की ही लड़कियाँ ऐसे होती है या फिर जिसके पास पैसा होता है वही करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी जाके रास्ते में जब देखती है या फिर मिलती है तो जो लोअर क्लास की भी लड़कियाँ समझ आती, उसे ड्रेस से उसे समझ आती लोअर क्लास की, मिडिल क्लास की, वो भी लड़कियाँ सिगरेट फूकती हुई दिखेंगी आपको कॉलेज के बाहर, इसके बाहर। यहाँ कभी कभी तो मैं एक चर्चगेट के पास कॉलेज है, स्कूल है शायद, पता नहीं, वहाँ पर भी तो लोग तो क्या जो बियर दारू वो तो रास्ते में पीते, ग्रुप में पीते और पिलाते भी, लोग भी देखते कुछ नहीं कर सकते, पुलिस वाले शायद देखते वो भी कुछ नहीं करते, ओपनली डेज में चौराहे पे ऐसे लोग करते फिर भी कोई देखता नहीं। मतलब उसमें पीने वाले कौन थे? सिंपल लड़कियां रहती, लोअर क्लास के, मिडिल क्लास के, वैसे भी दिखती। हर जगह पे नहीं, बहुत सारी जगह ऐसे ही हैं। मुंबई में जहाँ 2-3 एरिया तो मुझे पता है, वर्ली का एक एरिया अंदर वाला है, वहाँ पर तो पूरे के पूरे नाइट में तो आप देखो पूरी ऐसी लाइन लगी हुई रहती। ये सिगरेट, ये ड्रिंक, ये सब देखते रहते, मतलब उनका चालू रहता है। उधर एक बांद्रा की तरफ जाने वाला जो ब्रिज है उधर की साइड में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, रास्ते में ही गाड़ियाँ खड़ा करके उनका चलता है। कभी बस स्टॉप पे भी चलता है ओपन, वो बस स्टॉप पे, ये आजकल सबके सामने होता है, वो बस स्टॉप पे या फिर रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो में, ये सब जगह पे हो रहा है। और उसको लोग देखते अनदेखा करते, मतलब लोगों को शर्म आती है क्या कर रहे हैं, फिर उनका चलता है सिगरेट स्मोकिंग, लोगों से किसिंग करना, ये करना, ये सब आम बातें हो चुकी है। मतलब ये मैं सिर्फ ये नहीं करूँ कि अपर क्लास के करते, ये सब क्लास के कर रहे। क्यों कर रहे? उसका देख देख के उन्होंने किया, इसने किया, उसका देख देख के करने की प्रवृत्ति हो गई। इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ज्योति के पिताजी है उसको पता नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो पाकिस्तान में जा रही है, पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे होटल में रह रही है, पूरे देश घूम रही है, पैसा कहाँ से आता है उसको पता होगा, लेकिन वो बता नहीं। एक तो पिताजी के नाते नहीं बताते होंगे, दूसरा ये हो सकता है शायद उसको भी कुछ पता होगा लेकिन बताना नहीं चाहता है, ऐसी है। तो ये उनका चक्कर है। फिर ज्योतिष को ये ज्योति मल्होत्रा को ये भी क्वेश्चंस किया गया है, भाई आपने अभी तक देश के कितने क्या क्या लोगों को बताया, कितने पैसे लिए? वो बोले मुझे दानिश से पैसे कितने दे? बोले कैश में तो नहीं देता था लेकिन उसका पूरा खर्चा वही उठाता था। और एक कंट्रीज़ में नहीं, बहुत कंट्री में उसने घुमाया, और और एक से नहीं, अलग अलग लोगों से उसने मिलवाया। ये भी पूछा है कि भाई कितने कितने लोगों से मिला है, नहीं। और एक कन्वर्सेशन इसने में ये भी पता चला है कि उसके चार्ट से पता चला है कि एक इंडिया के जो प्रोटोकॉल्स है, ये प्रोटोकॉल कौन है, उसको गुरुद्वारा तक लाना चाहिए था, उससे बात करना चाहिए था। मतलब कोई तो प्रोटोकॉल आई थिंक एजेंसीज़ के लोग, इंडिया की एजेंसीज होगी, और वो कह रही थी अली हसन साहब जो अनिश जो बोल रही थी चैटिंग में कि भाई उनको गुरुद्वारा तक अंदर लेके आना था, हम उनसे बात करते, हम हमारा बाकी काम करते थे। मतलब वो काम कर रही थी। मतलब इसका एक अपन अलग एंगल से देखा जाए तो सबसे पहले एक तो ज्योति मल्होत्रा बहुत स्मार्ट है, दिखने में नहीं, दिमाग से। वो एजेंसीज को गुमराह कर रही है। दूसरी, इश्क के चक्कर नहीं है, सिर्फ इश्क का भी चक्कर होता है। इतना इश्क नहीं कि उसको बेवकूफ़ नहीं, वो एक से नहीं, इश्क एक से होता है। यहाँ पे तो 10 लोगों से इश्क है, कितने लोगों से जा रहा है, शायद उसको पैसा दिया जा रहा होगा, या फिर उसको ये भी हो सकता है कि उसे कुछ वीडियोस बनाए होंगे, या फिर उसको कुछ उसका सीक्रेट वहाँ पे रखे होंगे, अगर ये तो हम लीक करेंगे, फिर लोगों को बता देंगे, या फिर उसको फिर ब्लैकमेलिंग कर रही होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर ऐसा होता तो एजेंसी को सीधा सीधा बोल देती कि भाई उन्होंने मेरे वीडियोस बना ली, मेरे ऐसा ऐसा किया है, मुझे जानबूझ के ब्लैकमेलिंग कर रहे और मुझे इससे निकाल दो, मैं ऐसे निकलना चाहती हूँ, मुझे दानिश से कोई संबंध नहीं, ऐसा बोल सकती थी। लेकिन उसने बोलना ही नहीं, बोल रहा है। वो क्या बोल रही, दानिश से मेरा इश्क है, मैं पाकिस्तान से प्यार करती हूँ, मैं पाकिस्तान पे रहना चाहती हूँ, और पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, ये सब उसने वीडियोज़ में बना रहा है। मतलब उसके कोई जो काम किया उसको कुछ
पश्चाताप नहीं है, कोई उसका टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा बोल रही कि वो उसका इश्क का चक्कर है, मतलब वो जो कर रही है अच्छा ही किए, उसका ये था। मतलब पहली बात तो ये अपने एंगल से देखा जाए तो उसकी गलती है, ये और छोटी मोटी गलती नहीं, देश के खिलाफ गलती की है, लोगों के दिल को ठुकराया, देश के लोग हैं उनसे गद्दारी की, देश से गद्दारी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी की, तो उसको तो उसकी सज़ा मिलने वाली है। दूसरा, अपना और एक एंगल से अगर देखा जाए कि भाई देखो, इंफॉर्मेशन एक ए से लेना, बी को देना, मतलब ए से मतलब इंडिया की जो एजेंसीज है उसकी इंफॉर्मेशन लेके उसको पाकिस्तान को दी थी। अगर देखा जाए तो क्या सचमुच उसके पास इंफॉर्मेशन ऐसी थी? तो वो इंफॉर्मेशन उसको किसने दिया? तरीका तो होगा, या फिर इंडिया के कुछ ऑफिसर्स है, कुछ लोग हैं, उससे वो मिले हैं, क्या उन्होंने उनको दिया है? तो क्यों दिया होगा? ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया हूँ किसी ऑफिसर में मुझे इंफॉर्मेशन दे दो या उसको मिला है, दोस्ती किए दिए, ऐसा नहीं होगा। शायद यहाँ पर भी किसी न किसी उसका चक्कर हो सकता है, या फिर उनको भी ऐसा हनी ट्रैप जैसा करके यहाँ के लोगों के साथ इंफॉर्मेशन निकालने की। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, शेयर कैसे करेंगे, है ना? ये शायद ये अभी तक बाहर नहीं आया है, वो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो सचमुच उसको इंफॉर्मेशन किसने दिया है या फिर उसने निकाला है, क्या क्या वीडियोस बनाए हैं, क्या क्या उसके पास जो इंफॉर्मेशंस थी। एक वीडियो में ऐसा भी आया है कि रडार के बारे में, अपने मिसाइल्स के बारे में, वो कुछ अपने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के कुछ अलग अलग कंटेंट्स वहाँ पे छुपा के रख सकते, तो उसमें भी उसने रखा है, ऐसा आया है इंक्वायरीज में कि तो ये जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी है उसकी तरफ मिली है। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ कैसे मिली, किसने दिया है? कुछ इंडिया के लोग उसमें और कुछ शामिल हैं, इसका भी तो इंक्वायरी होना चाहिए, ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि एक लड़की को, एक ब्लॉगर को, वीडियोज़ को किसी यहाँ पे सेंसेशनल एरिया में जाने कैसे दिया, वहाँ पे वो वीडियो बनाए, उसे परमिशन किसने दी? और परमिशन देखो, किधर भी अगर अपन जाते हैं तो इतना इस आसानी से शूट करने, मोबाइल रखने परमिशन नहीं देती, बाहर रखना पड़ता है, स्विच ऑफ करो बोलते हैं। लेकिन फिर उसको उतनी वीडियो बनाने की परमिशन क्यों दी? इंफॉर्मेशन उसको कैसे कैसे मिल गई, किससे मिली, किससे कांटेक्ट की? जैसे दानिश और अली हसन पाकिस्तान में उसके, यहाँ पे उसके कितने कितने दोस्त है, किससे किससे मिली है, ये एंगल भी देखना पड़ेगा। ये जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये पूरा ख़त्म नहीं होने वाला है। तो हमारा कहना है कि भाई ये भी एंगल से देखा जाए कि कौन कौन शामिल है, एक नहीं बहुत सारे शामिल हो सकते हैं। और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत से जब अटैक किया है, मिसाइल से, ड्रोन से किया है, अपनी जो एंटी डिफेंस, एंटी मिसाइल सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, उसको तो अपने रोक दिए, उधर से तो मिलिट्री अपनी स्ट्रांग है तो उसको आने नहीं दी। लेकिन अंदर वाले जो लोग हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं? ये क्वेश्चन है ना। इसको रोकने का एक तरीका है कि मैं तो सबको बोलता हूँ, पूरी पब्लिक को अलर्ट होना चाहिए। जो इतने लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, अलर्ट होना चाहिए। अपने घर में कौन आ रहा है, अपने बाजू में कौन आ रहा है, उसके साथ दोस्त में अपने लड़कों के दोस्त कौन है, लड़कियों के दोस्त कौन है, वो कौन है, एक एक जैसा अगर अलर्ट रहते हैं। फिर स्टेशन में कौन है, रेलवे स्टेशन में कौन क्या किससे बातें कर रहा है। नहीं तो अपने अपने मोबाइल कान में रहे, बाजू में क्या होने पता नहीं चलता है। बहुत सारे देखिए कान में आजकल लगा दिए, गाना सुनती है, बाजू में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। तो बहुत दूर की बात अलग है। अलर्ट होना चाहिए, किससे किससे होता है। ये जब तक करेंगे नहीं तब तक एजेंसीज को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती नहीं रहेंगी। नहीं तो ये लोग अंदर से खोखला कर देंगे, अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर निकलती जाएंगी। सबसे पहला देश, कंट्री, फिर अपना धर्म, रिलीजन, घर में रिलीजन होना चाहिए, अपनी फैमिली होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही शायद अपन देश के लिए कर सकते, अपने लिए कर सकते। शायद मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन इतना। और साथ में मैं एक विदेश मंत्रालय के जो है, मैं थोड़ा सा उसे शॉर्ट में बता देता हूँ। विदेश मंत्रालय के जो सचिव जी अपने जयशंकर जी है, उसने क्या किया, उसने क्या गलती कर दी है? गलती ये पता नहीं, आप समझ सकते हो। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद में उसने इंटरव्यू दिया, ये ने को सबको इंटरव्यू में क्या दिया, बताया कि भाई ये तो हमने पाकिस्तान को बोला था कि आपके जो क्या टेररिस्ट कैंप है उस पर हम अटैक करने वाले, मिलिट्री को अटैक करने वाले, हमने तो ऑलरेडी बता दिया था।
लेकिन उसका विरोध पार्टी वालों ने, विरोधियों ने उसका निकाल के न्यूज़ में ऐसा ऐसा बोल दिया कि भाई आप भी तो देश के खिलाफ काम किया है, आपने भी तो ओपनली लोगों को, पाकिस्तान को बोला है कि भाई हम यहाँ कहाँ, भाई देखो ये जगह है, यहाँ पे मारने वाले, आप आराम से बाहर निकल जाओ, दूसरी जगह मारने वाले। कितने प्यार से बोल रहे, हमारी जगह, हमारे सिर्फ टेररिस्ट भी बोलने वाले, फिर टेररिस्ट लोग चले जाए, सिर्फ वहाँ पे जो जगह रहेंगे वहीं पे हम बम डालेंगे, अटैक करेंगे, तो आप साफ चले जाओ, हम आप लोगों को तकलीफ नहीं देने, मिलिट्री को तकलीफ नहीं देनी। ऐसा उसका कहना, ऐसा हो गया, उसका मीनिंग हो गया। ये तो विरोधी वाले बोलने वाले, अभी बोल रहे मेरा बोलने का वो साहब बोल रहे कि हमारा बोलने का मतलब वो नहीं था, ये नहीं था। लेकिन हमारा एक थर्ड एंगल से मैं बोल सकता हूँ, जिस पद पे आप काम कर रहे हो, जिस चेयर पे आप बैठे हो, आपको न्यूज एजेंसीज को क्या बताना है, क्या नहीं बोलना चाहिए, या आप तो पहले आप लिख के ला लो क्या बोलना है। आपके पास भी IAS ऑफिसर होते हैं, बहुत सारे लोग डिटेक्ट करने वाले आपके नीचे लोग होते हैं, उनसे ले लीजिए क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आप एक अथॉराइज पर्सन हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप ऐसी छुट्टियाँ, ऐसी गलतियाँ नहीं कर सकते। इसको गलतियाँ नहीं बोल सकते, इसको माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो बोला है बहुत गलत बोला है। शायद आपका इंटेंशन गलत नहीं होगा, राइट ही हो सकता है, लेकिन आपका बोलने का तरीका ये था कि भाई हमने ऑलरेडी उनको बोला है कि यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे नहीं, ये नहीं बोलने की ज़रूरत थी। शायद उसको दूसरे ढंग से बोल सकते थे कि भाई हमारे जो हमने काम कर दिया है, हम करने वाले थे, कहाँ पे करना ये नहीं बता देना क्या। अरे पाकिस्तान के लोग वो बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ हमारी एजेंसीज की तरफ से पता चला है कि इंडिया कहाँ पे अटैक तो करने वाला है, हमको इतना पता था। लेकिन ये सब क्या बोल रहे हैं, हमके सिर्फ वो टेररिस्ट के अड्डे पे यहाँ अटैक करने वाले हैं। अब मुझे देखो, अभी अटैक होने के बाद जो बड़े बड़े जो टेररिस्ट मेन हैं, वो मारे गए क्या? नहीं मारे गए। वो पकड़े गए क्या? नहीं पकड़े गए हैं। अच्छा, 5 यात्री की जो पहलगाम अटैक में की थी, वो पकड़े गए? वो भी नहीं पकड़े गए। मतलब जितना जो मिशंस करने के बाद वहाँ पे जिसने अटैक किया है, सिर्फ उसको मारे गए लोग। कौन मारे गए? उसके रिलेटिव मारे गए। बेचारे वो भाग नहीं पाए होंगे, उसको बताया नहीं होगा। मेन जो लोग भाग गए, जब अपने पे आते तो उसके ना तो रिलेटिव से मतलब होता है, ना तो किसी। ये जो टेररिस्ट है उसने अपने रिलेटिव को छोड़ के अकेले भाग गए। उसको पता था यहाँ पे अटैक होने वाला है, फिर सबको लेके क्यों नहीं भाग गए? नहीं पता है, ये बड़े चालू होती है। अपने पे आया तो किसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। एक अपने पास है ना, एक कहानी है ऐसी मंकीज़ की। जब पानी में डूब रहे थे तो फिर बच्चों को यहाँ पे ले लिया, फिर जब बहुत ज़्यादा उसको नीचे करके ऊपर चला गया, ऐसे कूदी मारा, ऐसा हो गया। वो अपने रिलेटिव को छोड़ दिए, मेन टेररिस्ट नहीं, फिर चले गए। वो पकड़े गए, मारे गए? नहीं मारे गए। मतलब उनको पता था कि यहाँ पे अटैक होने वाला है। मतलब आपने पहले बोल दिया है, अपने यहाँ पे कर रहे हो। अरे भाई, मिलिट्रीज है सफिशिएंट, वो अपना काम कर रहे हैं। कहाँ पे मारना है, कैसे मारना है, वो उनका काम है ना। फिर आप क्यों बता रहे हो पूरे न्यूज़ चैनल पे हमने ऐसे पूरे बताया? बहुत बड़ा काम नहीं के लिए अब तो फंस गए हो। शायद निकलने में टाइम छूट भी जाएंगे उसका, लेकिन आपने गलत किया है। अगर आपको पता नहीं है तो ऐसी न्यूज़ चैनल को बताना ही नहीं चाहिए। दूसरी और भी कुछ एक महाशय ऐसे ही, अपने एक पॉलिटिशियन से उसने बोला कि जो जो मिलिट्रीज है सब लोग पंतप्रधान जी के चरणों में आके झुक गए, सब उसके झुक गए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मिलिट्री का एक स्टैंडर्ड अलग होता है, वो रिस्पेक्टेबल बहुत सारे थे, प्राइम मिनिस्टर भी रिस्पेक्टेबल है, लेकिन वो यहाँ पे आके झुक गए, फिर उन्होंने ऐसा उठकन किया है। ये उनको, जो फौजी लोग हैं देश के जो लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी बोलने का तरीका आपका रॉन्ग है, गलत है। ऐसे ऐसे भी लोग बचने चाहिए। उनके जो मेन लीडर्स होते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई अपने लोगों को बोलते समय ज़रा जबान को लगाम दे दो। ऐसी कोई चीज़ ना बोले जिसका कुछ अलग इम्पैक्ट हो सकता है, आपके ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ होगा। ऐसा ही नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, इतना मैंने बता दिया। जो भी बोलना है बड़े लोगों को सोच समझ के बोलना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरा आज का इतना ही है। और अच्छे रहो, रोज़ तंदुरुस्त खाओ, मोस्टली शाकाहारी खाओ। मेरे सब्सक्राइबर से तो बोलता हूँ कि आप कीजिए, और जितनी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो तो बहुत अच्छा है। मेरे वीडियोस बड़े होते हैं लेकिन बहुत रिसर्च करके होते हैं। अच्छा खाना खाओ, शाकाहारी खाओ मोस्टली। जल्दी दिन में सुबह जल्दी उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, 3 या 4 बजे नहीं उठे तो कम से कम सूर्य उगने से पहले उठ जाओ। रोज़ थोड़ा योगा करो। जब तक 5 मिनट 10 मिनट मुझे टाइम नहीं मिलता है, ऐसे नहीं, 5 मिनट टाइम मिलता है, उतना योगा करो, ध्यान करो, सूर्य नमस्कार करो, जितने आते हैं उतने प्राणायाम करो।
और सवेरे का नाश्ता ज़्यादा करो दिन में, दोपहर का थोड़ा सा कम, रात का तो उससे कम, ज़्यादा ज़्यादा पानी पी लो। और दिन में जितना हो सके, ये लास्ट अपना दिन है समझ के ही पहले अपनी फैमिली के बारे में काम करूँगी। फैमिली के आप ही हो, फैमिली में पहले सोचो, ज़्यादा सामाजिक बाद में करना। फैमिली का होने के बाद समाज के बारे में सोचो, फिर उनके बारे में जितना हो सके दिन में अच्छा करने की कोशिश करो। मतलब आज का दिन कल कल आएगा को पता नहीं, मैं बाद में करूँगा, यूँ करूँगा त्यों करना, आज इस टाइम में मैं कितना अच्छा कर सकूँ उतने करना, लोगों के बारे में अच्छा सोच के करना। फिर नेक्स्ट डे में सोचना कि भाई कल हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या अच्छे हैं, उसका रिहर्सल करना, फिर और दूसरे दिन अच्छे करने की कोशिश करना। जन्म आता है एक टाइम, एक दिन इसी जन्म में आता है, यहाँ पे ही आपको उसका जो स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ बाद में किसने नहीं देखा है। जितना हो सका उसका आप कर्म, आपको अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल इसी जन्म में मिलेगा। जितना हो सके अच्छा ही करना। उसके बावजूद भी अगर आपको आपके साथ बुरा हो रहा है, बुरा घटनाएं हो रही, तो सोच समझ छोड़ देना उस पर। शायद हो सकता है पिछले जन्म का कुछ कर्जा इस जन्म में उसका हो गया होगा, उसका कुछ इम्पैक्ट इसी जन्म में आया होगा, तो आते रहता है, छोड़ देने का। लेकिन जितना हो सके राइट वर्क, राइट थिंग, राइट इंटेंशंस, लोगों के बारे में सोच के अगर किए तो उसका बुरा असर नहीं होता है। थोड़े अगर किसी में चक्कर में गए तो जल्दी से निकल जाती है। जितना आप अच्छा करते रहेंगे, डेली करते रहना, फिर शायद सिर्फ ह्यूमन के बारे में नहीं, एनिमल्स के बारे में भी अच्छा सोचो। एनिमल्स के बारे में किसको मारो मत, जितना हो सके खिलाने की कोशिश करो। प्लांट्स के बारे में सोचो, प्लांट्स को भी अगर एक भी प्लांट्स दिए तो उसको पूरा बड़ा होने तक उसका ख्याल रखो, वाटर दे दो, उसका ख्याल रखो, काटो मत, जानबूझ के काटो मत। काटने की हर एक में, प्लांट्स में भी जीव जंतु होते हैं, ऐसे बोलते हैं। हर एक का ख्याल रखो और ख़ुद का भी ख्याल रखो, देश का ख्याल रखो। और मेरी फिल्म आए तो फिल्म देखो। और मेरे दूसरे भी होते बहुत सारे, इतना ही मैं सिर्फ बनाता हूँ। मेरे कुछ हॉबीज़ के जैसे होते, मतलब ये बाथरूम सिंगर्स है मेरे। मेरे फिल्म की भी वीडियो डालता हूँ। बाथरूम सिंगर का एक मैं सिंगर हूँ, अच्छा बड़ा सिंगर नहीं हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ। हॉबीज़ है बोल के मैं वीडियोस डालता हूँ। उसको उसी एंगल से देखना, सिर्फ हॉबीज़ है बोल के उसके वो कुछ ज़्यादा कुछ मतलब आपको नॉलेज देने के लिए नहीं, अपने खुद के लिए बनाता हूँ, तो उसको उसी एंगल से देखो। अब ऐसे ये जो वीडियोज़ ऐसे जो बनाता है, लॉन्ग लेंथी होते, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए एक थर्ड पर्सन एंगल के वजह से, इस हिसाब से मैंने बनाया है। पूरा वीडियोज़ देखो और डबल डबल देखो, एक बार में वो समझो नहीं है तो, क्योंकि वो अलग एंगल से मैंने बनाए वाले होते। और सब पे नहीं बनाता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ, लेकिन देखते जाइए। और यूट्यूब वालों से मुझे कहना है कि भाई मेरे वीडियोज़ को लोगों को दो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। आपके अमाउंट के चक्कर में नहीं, ना तो सब्सक्राइब चक्कर में नहीं, लेकिन जितने लोगों ने देखना है, देखना चाहिए, इसलिए मैंने बनाता हूँ। एंड बस जियो और जीने दो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।